अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में ही रहेंगे या फिर सीबीआई को मिलेगी रिमांड। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज। केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा उल्लंघन मामले में तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए आज दिल्ली बुलाया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। एजेंसी ने मामले में महुआ के मित्र दर्शन हीरानंदानी को भी किया तलब। $600 से अधिक वकीलों ने न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के प्रयासों को लेकर जताई चिंता। मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र, कहा कुछ समूह न्यायपालिका के बारे में कर रहे हैं गलत प्रचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से 4 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को होगा मतदान। वहीं बिहार में पहले चरण के नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन आज शेष उम्मीदवारों की कर सकता है घोषणा। महायुति गठबंधन में राकांपा के अलावा भाजपा और मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है शामिल। वहीं तेलंगाना के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की आज अंतिम सूची जारी होने की संभावना। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा अपनी पहली भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग से संबंधित मामलों पर होगी चर्चा। और खेल की खबरों में आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का खुला जीत का खाता। हाई स्कोरिंग मैच में मुंबई को दी 31 रनों से मात। आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक मैच में बने 500 से ज्यादा रन। आज दिल्ली का सामना राजस्थान रॉयल्स से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत अवधि आज खत्म हो रही है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। अदालत तय करेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में आगे भी भेजा जाए या फिर सीबीआई को रिमांड दी जाए। साथ ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानूनी प्रक्रिया बाधित हो सकती है, न्याय प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि आज केजरीवाल अदालत में बड़ा खुलासा करेंगे। इससे पहले कल हुई सुनवाई में केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब देने को कहा। दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को 9 बार समन भेजा था। केजरीवाल ने 8वें समन तक का कोई जवाब नहीं दिया था और ना ही वो ईडी के सामने पेश हुए थे। इसके बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और बार बार समन भेजे जाने पर उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजा है। इस पर दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि अब तो हाईकोर्ट भी जानना चाहती है कि क्या ये गिरफ्तारी केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। यह गिरफ्तारी गैर लोकतांत्रिक और गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर कानूनी हो सकता है और इसी कारण से हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है
और बहुत स्पष्ट तौर से आप देखेंगे कि पैरा 15 में हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या ये अरेस्ट इलेक्शन को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? तो हम हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और हमारे सहयोगी नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, जो बात आतिशी कह रही हैं और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी बात वो यहां पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। तो सबूत जो लगातार मिलते हुए नजर आए हैं और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं केजरीवाल पर, वो क्या है? देखिए, आतिशी के जो तर्क हैं वो बेतुके हैं। मतलब आप ये समझिए कि अगर अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है तो और मामला अगर कोर्ट में जाता है तो निश्चित तौर पर जो कोर्ट है वो प्रवर्तन निदेशालय से पूछता है कि आखिर जो गिरफ्तारी है उसका कारण क्या है। ये एक कह सकते हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया है। आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, कोई भी एजेंसी गिरफ्तार करती है और मामला कोर्ट में जाता है तो दूसरे पक्ष का जो सवाल रखने का तरीका है, या ये कह सकते हैं जो दूसरे पक्ष की जो स्थिति है उसको कोर्ट जानता है। और इसमें भी यही अरविंद केजरीवाल के मामले में भी जो हाई कोर्ट है उन्होंने यही कहा है कि ईडी से ये पूछा है कि इनको जो गिरफ्तार किया गया है उसका क्या कारण है, और ईडी तमाम जो सबूत और तथ्य हैं वो कोर्ट के सामने पेश कराएगा। जैसे कि राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने प्रवर्तन निदेशालय ने अपने तथ्यों को पेश किया है कि 9 सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए, लेकिन एक भी सम्मन का जवाब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी का भी विरोध अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर भेजा। इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत है। आज अरविंद केजरीवाल की जो ईडी की रिमांड है वो खत्म हो रही है। ईडी दोबारा से राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ईडी दोबारा से अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो मांगने की कोशिश करेगी, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं दे रहे हैं। उनका जो फोन जब्त किया गया है, जब ये पूछा गया कि इस फोन का पासवर्ड क्या है तो उस फोन का पासवर्ड उनको याद नहीं है। जब शराब घोटाले को लेकर तमाम तरह के जो सवाल अरविंद केजरीवाल से किए उनमें भी वो गोलमोल तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ईडी चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो और आगे बढ़े। अगर 2 बजे के आसपास जब मामला कोर्ट में पेश किया जाएगा, ईडी अगर अपनी तरफ से रिमांड नहीं मांगती है, उस सूरत में जो सीबीआई है वो अदालत से रिक्वेस्ट करेगी कि चूंकि सीबीआई ने भी इसमें मामला दर्ज किया था कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की हिरासत में दिया जाए, ताकि इस मामले में जो पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की जानी है वो सीबीआई कर सके। अब ये देखना होगा कि जब 2 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ईडी अपनी तरफ से क्या दलीलें देती है। उसी के बाद सीबीआई का भी अपना नेक्स्ट स्टेप तभी होगा जब ईडी अपनी दलीलों को पूरा कर लेगी। क्या केजरीवाल की तरफ से जमानत की मांग भी की जा सकती है? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि इसको लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो सबूत हैं वो काफी अहम है जो केजरीवाल को शिकंजे में लिए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल केजरीवाल अपनी तरफ से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि हाई कोर्ट में भी वो गए थे और ये कहा था कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है और उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उनको अंतरिम जो राहत है वो मिलनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अब चूंकि आज ईडी की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश होना है और वहां पर जो अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो दलील देंगे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाए। और चूंकि कोई भी मामला उनके खिलाफ बनता नहीं है, लेकिन ईडी अपनी तरफ से तथ्यों को पेश करेगी। ईडी बताएगी कि किस तरीके से साउथ लॉबी का जो पैसा है वो गोवा के इलेक्शन में लगाया गया, किस तरीके से शराब जो नीति बनाई गई उससे प्राइवेट प्लेयरों को फायदा पहुंचाया गया और लाखों करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू उसका नुकसान हुआ और प्राइवेट जो शराब के कारोबारी हैं उनको लाभ देने की जो कोशिश है वो की गई। साउथ की लॉबी को दिल्ली की शराब नीति के तहत लाइसेंस देने के लिए कह सकते हैं कि जो पैसा है वो लिया गया और उनको लाइसेंस दिए गए। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो ईडी अदालत के सामने रखेगी और ईडी के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि साउथ लॉबी का जो 100 करोड़ की जो रकम आई थी वो ईडी ने उसकी जो मनी ट्रेल है वो भी पकड़ ली है और ये बताया है अदालत को कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की इसमें भूमिका है। गोवा इलेक्शन में पैसा लगाया गया और साउथ लॉबी को उसका अनुचित फायदा देने की कोशिश की गई। विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जो कम्युनिकेशन हेड था और अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी था, विजय नायर के थ्रू समीर महेंद्रू जो इंडो स्पिरिट के मालिक हैं उनसे अरविंद केजरीवाल की बात हुई थी और उसके बाद साउथ लॉबी को इसमें इन्वॉल्व किया। ये तमाम जानकारी ईडी के पास है और वो तमाम तथ्यों को ईडी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में भी रखेगी। बिल्कुल, कोर्ट किन किन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस करती हुई यहां पर नजर आएगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये जो मुद्दा है वो और ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा है, तो ऐसे में किन किन पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा?
देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोर्ट का जो रुख है वो इसी बात पर रहेगा कि जब पिछली बार 21 मार्च को ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था तो कोर्ट ने भी ये माना था कि अरविंद केजरीवाल से ईडी की पूछताछ काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 9 सम्मनों में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सवालों के जवाब नहीं दिए। अब ईडी अपनी तरफ से इन तथ्यों को रखेगी कि पिछले 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक अरविंद केजरीवाल से ईडी ने किन किन बातों पर पूछताछ की, कहां अरविंद केजरीवाल ने सहयोग दिया, कहां अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं दिया, और जिन बातों का अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया केस से रिलेटेड वो कितने महत्वपूर्ण है। अगर उन सवालों के जवाब जब तक सामने नहीं आएंगे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अपने अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा। ये तमाम जो तथ्य हैं वो ईडी अपने मामले में अदालत के सामने रखेगी अरविंद केजरीवाल के मामले में। और उन्हीं मेरे सवाल तो ये भी उठता है कि कोर्ट इस बात पे भी हस्तक्षेप कर सकता है कि जब पहले 9 समन भेजे गए थे तब अरविंद केजरीवाल हाजिर क्यों नहीं हुए? अगर वो हाजिर हो जाते तो क्या यहां पर इस तरह की स्थितियां फिर ना आती? चाहूंगा संक्षेप में आप जवाब दें। देखिए बिल्कुल जो 9 सम्मन है उनमें अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे कि गैर कानूनी तरीके से ये सम्मन दिए गए और वो इसलिए इन सम्मनों का जवाब नहीं देना चाहते और ना ही ईडी के सामने पेश होना चाहते। निश्चित तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल पहले ईडी के सवालों के जवाब दे देते और अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। गौरव बिल्कुल निश्चित तौर पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा है कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। भाई जैसा करे हैं वैसा पाएंगे। इसमें न नरेंद्र मोदी है, न कोई कांग्रेस है, न विपक्ष है, न बीजेपी है। जैसा किए वैसा पाएंगे। और कैश फॉर क्वेरी केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से आज पूछताछ करने के लिए उन्हें बुलाया है। एजेंसी महुआ से विदेशी मुद्रा उल्लंघन यानी कि फेमा मामले में पूछताछ करना चाहती है। उनका बयान दर्ज करने के बाद कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन और एक एनआरआई खाते से जुड़े लेन देन भी एजेंसी की जांच के दायरे में है। जांच एजेंसी इससे पहले भी फेमा के तहत मोइत्रा को 2 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो अपने आधिकारिक काम का हवाला देकर पेश नहीं हुई। महुआ के अलावा ईडी ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को भी समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। और प्रसन्नजीत बख्शी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत का रुख करते हैं। प्रसन्नजीत, साफ तौर पर हम देख रहे हैं जो शिकंजा है वो और कसता जा रहा है, तो ऐसे में आज जो पूछताछ होगी उनमें प्रमुख बिंदु क्या रहने वाले हैं? नहीं गौरव, पहले तो ये बता दें कि महुआ मोइत्रा को दिल्ली में हाजिर देने के लिए बताया गया था और वो दिल्ली पहुंचे नहीं, ऐसा हमें पता चल रहा है। और वो अपने जो चुनाव क्षेत्र है कृष्णनगर में ही अपने चुनाव प्रचार के काम पे लगे हुए हैं। और हमें ये पता चल रहा है कि वो चुनाव प्रचार की हवाला देते हुए ऐसा कुछ बहाना ईडी के सामने रखने जा रही है, भेज दिया है हो सकता है। तो इसीलिए ये और एक बार है कि महुआ मोइत्रा की तरफ से ईडी का समन या इस पूछताछ से बचाव करने की कोशिश में महुआ मोइत्रा लगी हुई है। गौरव, प्रसन्नजीत, हमने पहले भी देखा लगातार वो जो बातचीत है और जिसलिए जब उनको समन भेजा जा रहा है उसके बाद जब बुलाया जा रहा है तो वो वहां पर नहीं पहुंच रही हैं, कहीं ना कहीं खुद को बचाती हुई नजर आ रही हैं और इससे बचती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्प्रेट वो खुद को मानती हैं। हाँ देखिए, हम अरविंद केजरीवाल की बात आप कुछ देर पहले कर रहे थे। वहां पे 9 सामान वो अवॉइड करने की कोशिश की, उसका नतीजा जो है वो आज हम देख पा रहा है। तो इस तरह से समन को अवॉइड करना ये हो सकता है कि उनके पास कोई कानूनी सलाह है, इसीलिए वो महुआ मोइत्रा भी समन को इस तरह से अवॉइड करने की कोशिश कर रही है और अवॉइड कर रही है। लेकिन इसका नतीजा क्या हो, क्योंकि चाहे वो चुनाव की प्रक्रिया हो कुछ भी हो, ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की काम है वो चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। तो अगर आज दिन के आखिरी तक महुआ मोइत्रा ईडी की सामान की कोई जवाब ना दे और इनकी जो पूछताछ है पूछताछ की सामना ना करे, तो आखिर तक जो पूछताछ ईडी को करना है फेमा के ऊपर या कैश फॉर क्वेरी के ऊपर, ये ईडी को तो करना ही है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हिसाब से। तो आगे उनको सामान भेजा जाएगा और नतीजा क्या होगा इसको अगर हम ना बोले तो वो बेहतर है। गौरव, हम सबको पता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है और लगातार इससे जो जुड़े हुए इनपुट सामने आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों के साथ लगातार साझा कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के तहत उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को एक बार फिर समन जारी कर 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में हरक सिंह रावत को समन जारी किया है। पिछले समन पर हरक सिंह रावत ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। और देश भर के लगभग 600 से अधिक वकीलों ने ऐसे समूहों के खिलाफ चिंता व्यक्त करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है जो न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर कर रहे हैं। चिंता व्यक्त करने वाले देश के जाने माने वकील इसमें शामिल हैं। अधिवक्ताओं के अनुसार ये समूह न्यायिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है, खासकर राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में। उनका तर्क है कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए भरोसे के लिए खतरा पैदा करती हैं। वकीलों का कहना है कि न्यायपालिका के बारे में झूठी कहानियों का प्रचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्तमान कार्रवाई को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है। और विकास सारथी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास का रुख करते हैं। विकास, क्या प्रमुख बातें यहां पर रखी गई हैं और साफ तौर पर आने वाले समय के लिए अगर हम देखें तो किस तरह की चुनौतियां यहां पर नजर आ रही हैं? गौरव, ये चिट्ठी राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन नाम की एक संस्था है, उसमें उसके सदस्यों ने सबसे पहले ये चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद उनको देश भर के, आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि 600 से ज्यादा वकीलों का समर्थन हासिल हुआ है। चिट्ठी में मूल रूप से यही बात कही गई है कि जुडिशरी को बिना वजह कई मामलों में निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर से ऐसे मामलों में जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं, उनमें बेंच पर बेवजह का दबाव बनाना, मीडिया में बयानबाजी दे करके कहीं ना कहीं कोर्ट की कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इस चिट्ठी में इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी गई है, जो भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं और एक तरीके से पूरा जो हायर जुडिशरी है उसके जितने भी विषय होते हैं उनमें चीफ जस्टिस सीधे सीधे उनको मॉनिटर करते हैं, उनमें जरूरत पड़ने पर दखल देते हैं। तो यही चिट्ठी में चिंता जताई गई है और ये भी कहा गया है कि ये वकीलों का समूह पूरी तरह से कोर्ट के साथ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सुनिश्चित करने में, और इस तरह की जो गतिविधियां चल रही हैं जहां पर दबाव बनाया जाता है बेंचेस पर और अगर मनमाफिक फैसला आता है तो सबको स्वीकार होता है, लेकिन जब भी कोई ऐसा आदेश होता है जो मनमाफिक ना हो तो कहीं ना कहीं जुडिशरी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। अब ये चिट्ठी जब चीफ जस्टिस के कार्यालय में पहुंचेगी तो देखेंगे हम इस पर कि क्या कार्रवाई होती है, चीफ जस्टिस इस पर क्या कार्रवाई आगे करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसी स्पष्ट मांग गौरव चिट्ठी में नहीं है कि किसी विशेष केस का जिक्र किया गया हो, किसी विशेष कोर्ट का जिक्र किया गया हो या किसी पर्टिकुलर बेंच के बारे में कहा गया हो कि इन जजेस को निशाना बनाया गया है। ऐसे में चीफ जस्टिस इस चिट्ठी का संज्ञान लेकर किस तरह के दिशा निर्देश देंगे, क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ये तब पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट में नियमित कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि अभी वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में अवकाश चल रहा है और चीफ जस्टिस जब अपने
कोर्ट में बैठेंगे और इस चिट्ठी के का अगर वो संज्ञान लेकर के ओपन कोर्ट में कुछ टिप्पणियां करेंगे तो इस चिट्ठी के भविष्य के बारे में स्थिति जो है वो बेहतर हो पाएगी, स्पष्ट। बिल्कुल विकास, इस चिट्ठी के साफ तौर पर जो मायने हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं और चिंता भी यहाँ पर जाहिर की जा रही है, तो निश्चित तौर पर वो दबाव की स्थिति का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ा होगा। तो ऐसे में इसके लिए क्या आगे का प्रोविजन है और साफ तौर पर जब न्यायाधीश के पास ये पहुंचेगी और जब वो उस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे तो किस तरह की आने वाली जो रणनीति है वो बनती हुई नजर आएगी? बिल्कुल गौरव, जैसा मैं पहले कह रहा था कि किसी खास केस का कोई जिक्र नहीं किया गया है, किसी हाई कोर्ट का कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि चीफ जस्टिस आखिर किस पक्ष पर कार्रवाई करेंगे। ये जो मांग है ये बहुत ही वाइडर डिमांड्स की गई हैं, इसको कोई भी कोर्ट किस तरह से एड्रेस कर सकता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि चीफ जस्टिस को ये बात कोर्ट में बताई गई कि जब भी कोई फैसला आता है सोशल मीडिया में खास तौर से अलग अलग तरह की टिप्पणियां आती हैं, रिएक्शंस आते हैं। एक पक्ष के लिए फैसला अगर वो सूट करता है तो उसकी तारीफ की जाती है, वरना टारगेट किया जाता है जुडिशरी को, यहाँ तक कि जजेस की फैमिली को भी टारगेट किया जाता है सोशल मीडिया फोरम्स पर। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को पहले भी बताई गई। उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम इन बातों पर गौर नहीं करते, हम यहाँ कोर्ट में जो नियम कानून है उससे चलते हैं और उसी के जरिए जो भी बात कहनी होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के जरिए से कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में अहम बात है और तमाम मायने इन चिट्ठियों के निकाले जा रहे हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा आम चुनाव 2024 में दूसरे चरण में मतदान वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 88 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन आयोग ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र आज से भरे जा रहे हैं। और वहीं दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा मणिपुर की एक सीट शामिल है। बता दें, दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी और 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर बाकी 98 सीटों पर नामांकन का कल आखिरी दिन था। और लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर किस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जाए, इसको लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन में लगातार बैठकों का दौर जारी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए में लगभग सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। संभावना है कि आज एनडीए महायुति सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। अगर राज ठाकरे की एमएनएस भी एनडीए महायुति गठबंधन में आती है तो एक सीट उन्हें भी दी जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 राज्यों में अपने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र, ओपी धनखड़ को दिल्ली, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु को असम का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। साथ ही अविनाश राय खन्ना को त्रिपुरा, अभय पाटिल को तेलंगाना, नलिन कोहली को नागालैंड, देवेश कुमार को मिजोरम, अजीत गोपछड़े को मणिपुर, एम चोबा आओ को मेघालय का प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव प्रभारी बनाए गए वैजयंत पांडा की मदद के लिए रमेश विधुड़ी, विधायक संजीव चौरसिया और संजय भाटिया को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में निर्मल कुमार सुराना और जयभान सिंह पवैया को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर अलका गुर्जर को दिल्ली का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि रघुनाथ कुलकर्णी को अंडमान निकोबार का सह प्रभारी बनाया गया है। नलिन कुमार कटील को केरल का सह प्रभारी बनाया गया है।
और उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले 2 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। हिमाचल कांग्रेस में संजय अवस्थी और चंद्रशेखर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। संजय अवस्थी जिला सोलन के तहत आने वाली अर्की विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वो स्वास्थ्य विभाग के मुख्य संसदीय सचिव भी हैं। इसके साथ ही जिला मंडी के तहत आने वाले धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर को भी कार्यकारी वहां पर अध्यक्ष बनाया गया है और साथ ही मंडी से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर एकमात्र विधायक हैं। महाराष्ट्र में अमरावती की निवर्तमान सांसद नवनीत राणा बुधवार को आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गईं। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नवनीत का पार्टी में स्वागत किया। इससे पहले दिन में भाजपा ने नवनीत राणा को अमरावती से पार्टी उम्मीदवार घोषित किया था। भाजपा में शामिल होने के बाद नवनीत राणा ने कहा कि वो पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों पर काम कर रही हैं। उनकी विचारधारा भी भाजपा से मेल खाती है। और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत भाजपा के 5 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा सकते हैं। बुधवार को नामांकन की आखिरी तारीख थी, लेकिन इन विधानसभा सीटों में से किसी अन्य उम्मीदवार के नामांकन दाखिल नहीं किया है। वहीं सीएम पेमा खांडू ने मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और अरुणाचल विधानसभा की 60 सीटों के लिए मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने सुप्रिया श्रीनेत द्वारा दिए गए बयान पर उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से महिलाओं को आगे ले जाने की रही है। वहीं उन्होंने कंगना रनावत को हिमाचल की बेटी बताया। कांग्रेस पार्टी है जिसने महिलाओं के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा है, हमेशा मान सम्मान किया है और कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से महिलाओं को आगे ले जाने की रही है। जहां तक सुप्रिया जी के बयान की बात की जा रही है, उन्होंने खुद अपने आप सामने आके क्लैरिफाई किया है कि उनके जो अकाउंट्स हैं वो बहुत सारे, उनके एक्सेस जो है वो कईयों के पास हैं, तो उन्होंने उसकी शिकायत भी उन्होंने की है। ट्विटर को भी उन्होंने इससे अवगत करवा दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने कभी भी इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया है। तो ये बात तो यहीं खत्म हो जाती है। जहां तक कंगना जी की बात है, वो हिमाचल की बेटी है और कांग्रेस का तो हमेशा से विचारधारा रही है कि हम लोग सब महिलाओं का मान सम्मान करते हैं। तमिलनाडु से डीएमके ने राजनीतिक दलों को चिन्ह देने के मामले में चुनाव आयोग की आलोचना की। डीएमके के छात्र विंग के उप सचिव के अमृतसन ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए भाजपा से जुड़े दलों को उनका पसंदीदा चिन्ह देने की बात कही। और 24 की चुनौती में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा?
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन को लेकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब पहले के मुकाबले प्रतिदिन के हिसाब से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा कर दिया है। पूरे भारत में औसत मनरेगा मजदूरी बढ़ोतरी 28 रुपए प्रतिदिन है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए औसत वेतन 289 रुपए होगा, जबकि वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 261 रुपए है। सरकार के इस नोटिफिकेशन से पता चलता है कि हरियाणा में प्रतिदिन अधिकतम 374 रुपए मजदूरी मिलेगी। गोवा और कर्नाटक में सबसे अधिक प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे में बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 बाइक सवार हमलावरों ने डेरे बाहर से ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में तरसेम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना का संज्ञान लेते हुए खटीमा के एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। वहीं इस हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सुबह 6 बजे बाबा जी डेरे में बैठे थे, नानागत्ता डेरे में। वहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई है। हमने स्वस्तिक हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ उनको मृतक घोषित कर दिया गया है। उनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी। लॉ ऑर्डर इशू सब नॉर्मल है और पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनके खिलाफ उनके जाँच करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अवधेश नौटियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश का रुख करते हैं। अवधेश, अब तक इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कार्रवाई की गई है और कितनी तेज गति से आगे की जांच हो रही है? देखिए, बिल्कुल बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और जो है लगातार जो पुलिस मुख्यालय स्तर से इस पर नजर रखी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री आला अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होना चाहिए और जो हत्यारे हैं वो गिरफ्तार होना चाहिए। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर जो एसआईटी का गठन हो चुका है, जो एसटीएफ के लोग हैं वो एसआईटी में रखे गए हैं। इसके साथ ही जो इंटेलिजेंस है, जो दिल्ली इंटेलिजेंस है, उनसे मदद मांगी गई है, उनसे पूरे इनपुट लिए जा रहे हैं। खुद डीजीपी जो है पल पल नजर रख रहे हैं। पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो उधम सिंह नगर पहुंच चुके हैं और हर घटना के हर एंगल पर जो हर चाहे वो खालिस्तान एंगल है, चाहे वो लोकल एंगल हो, चाहे वो भूमि विवाद हो, हर एंगल पर जांच की जा रही है। क्योंकि जो नानकमत्ता गुरुद्वारा है वो ऐतिहासिक उधम जो उत्तराखंड की जो शान है वो उससे जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल मामले का जल्द से जल्द खुलासा होने के लिए एसआईटी लगी हुई है। एसटीएफ के साथ एसआईटी लगी हुई है और जो दिल्ली इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं उनसे मदद ली गई है। तो लग रहा है जिस तरह से जो पुलिस के जिस तरह डीजीपी अभिनव कुमार ने साफ किया, तो ऐसा लग रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर ये हत्या हुई क्यों है। अवधेश, बाइक सवार जो हमलावर यहां पर आए थे, क्या उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ पा रही है कि वो लोग कौन थे और क्या कोई पुरानी रंजिश थी? देखिए, बिल्कुल ये दोनों एंगल पे जो है पुलिस काम कर रही है। एक तो खालिस्तानी एंगल पर पुलिस काम कर रही है कि कहीं वो खालिस्तान से उनके तार तो नहीं जुड़े हुए, कहीं खालिस्तानी है उनसे उनका संपर्क तो नहीं है। और दूसरा जो पुराना जो विवाद, कुछ लोग अभी इस पे साफ नहीं हो पा रहे, लेकिन कुछ कह रहे कि गुरुद्वारे से कुछ पुराना विवाद जुड़ा हुआ था, उसको भी जोड़कर चल रहे हैं। तो इन दोनों एंगल पर पुलिस काम कर रही है। अभी लगातार जो टीमें है दबिश दे रही है, जो स्थानीय पुलिस है दबिश दे रही है। जगह जगह जो है नाकेबंदी की गई, जो नेशनल हाईवे है वहां पर चेकिंग चल रही है, तमाम जहां पर हो सकते हैं। क्योंकि जो हमलावरों के चेहरे हैं वो साफ देखे जा रहे हैं। जो सीसीटीवी आपने देखा होगा तो उसमें दोनों हमलावरों के चेहरे साफ दिख रहे हैं। एक जो है मोटरसाइकिल चला रहा है और दूसरे वाले ने हाथ में जो है गन पकड़ी हुई है। तो दोनों के चेहरे साफ हैं। उनके जो चेहरे वो सब जगह व्हाट्सएप उनके जो ये सीसीटीवी फुटेज है वो कर दी गई है। जगह जगह नाकेबंदी है। ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द पुलिस इस मामले के हर पहलू पर पहुंच जाएगी और हमलावर गिरफ्तार हो जाएंगे। क्या पुलिस को अब तक कोई इनपुट मिला है जिसपे आगे की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस को अभी ऐसा कोई बड़ी लीड नहीं मिली है। पुलिस अभी जो दोनों पहलू उस पर जांच कर रही है, दबिश देना शुरू कर दी। जो स्थानीय स्तर पर जो इंटेलिजेंस है, जो मुखबिर है, उनको सक्रिय किया गया है और तमाम जो घटना के जो इनपुट है, हर जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि ये हमलावर आए किस किस रास्ते से होकर आए हैं और क्या इनके संपर्क हो सकते हैं। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगी हम अपने दर्शकों को उस अपडेट से भी अवगत कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।
और आइए अगली खबर का रुख करें तो धार के ऐतिहासिक भोजशाला का हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई टीम द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है। आज 7वें दिन भी सर्वे का काम जारी है। सर्वे के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम धार में भोजशाला परिसर पहुंच चुकी है। परिसर के अंदर प्रवेश करने से पहले सभी की जांच की गई। इस दौरान परिसर के चारों ओर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अदालत के निर्देश पर एएसआई 22 मार्च से भोजशाला का वैज्ञानिक आधार पर सर्वे कर रही है। जानकारी के अनुसार सर्वे में विशेषज्ञ अधिकारियों के विभिन्न दल परिसर में अलग अलग कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। परिसर के अंदरूनी स्ट्रक्चर, स्तंभों, शिलालेखों का बारीकी से परीक्षण कर केमिकल, ब्रश और मशीन का उपयोग करते हुए सैंपल ले रहे हैं। परिसर के बाहर की ओर भी मिट्टी की खुदाई कर कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है और वैज्ञानिक विधि से परीक्षण किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने नागालैंड के 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 20 पुलिस स्टेशनों में आफ्स्पा को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अशांत क्षेत्रों की श्रेणी में रखे गए इन इलाकों में आफ्स्पा अधिनियम 1 अप्रैल 2024 से जारी रहेगा। और यूपी के महोबा में देर रात 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर से उनमें आग लग गई। इस हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को जिंदा जलकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाने की पुलिस, एएसपी, एसडीएम सहित यातायात और फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाकर पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है। वहीं पुलिस द्वारा क्रेन की मदद से जलकर खाक हुए ट्रकों को हाईवे से हटाकर यातायात को सुचारू किया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि कानपुर सागर हाईवे पर जनपद महोबा की खन्ना थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर 2 ट्रक आमने सामने जो है लड़ गए हैं, जिसमें आपस में आग लग गई। तत्काल फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर आकर के उन दोनों ट्रकों में लगी हुई आग को बुझाया गया एवं क्रेन के माध्यम से दोनों ट्रकों को साइड में ले जाया गया। दोनों ट्रकों में एक व्यक्ति जो है मृत अवस्था में निकाले गए, जिनको मोर्चरी भिजवा दिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुबह की जाएगी और वर्तमान में हाईवे को चालू करा दिया गया है। और वहीं तमिलनाडु के एरोड से लोकसभा सांसद गणेश मूर्ति द्वारा संदिग्ध आत्महत्या की कोशिश के बाद दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। एरोड के सांसद गणेश मूर्ति ने आज सुबह कोयम्बटूर के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ा। एक पुलिस अधिकारी ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि एमडीएमके नेता को सुबह करीब 5 बजे अस्पताल में उनकी मौत हो गई। शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में दाखिला मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत पीएचडी दाखिले के लिए नए नियमों को मंजूरी मिली है। इसके तहत नेट स्कोर के आधार पर 3 श्रेणियों में लाभ मिलेगा। जिन उम्मीदवारों का नेट परसेंटाइल अधिक होगा वे श्रेणी 1 में होंगे और जेआरएफ सहायक प्रोफेसर के साथ पीएचडी दाखिले व फेलोशिप के लिए भी योग्य होंगे। यूजीसी के इस फैसले के बाद पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को अलग अलग विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। और वहीं दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई टैक्स पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कांग्रेस की याचिकाओं में 4 साल से चल रही आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई को चुनौती दी गई है, जिसे जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने खारिज कर दिया। काशी में गंगा के घाट घूमने के लिए क्रूज सेवा की शुरुआत की गई। इस अनुभव को और शानदार बनाने के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करने इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई है। इस नई शुरुआत से यहां आने वाले पर्यटक बेहद खुश हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह ने। काशी के पर्यटन को एक नई सौगात दी है देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद ने, वह है इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो, जिस पर मैं सवार हूं
मेरे पीछे राजघाट का पुल दिखाई दे रहा है और इस पूरी व्यवस्था को अलकनंदा क्रूज जो यहाँ की कंपनी है वो देखती है। हमारे साथ विकास मालवीय जी हैं जो अलकनंदा क्रूज के संस्थापक हैं, व्यवस्थापक हैं। आप क्या कहेंगे विकास जी, ये इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो जो आपने शुरू की है? नहीं, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इससे हम लोग एक प्रदूषण रहित नौकायन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है। इसकी स्पीड भी काफ़ी उच्च तकनीक से बना हुआ है। भारत के सबसे बड़े शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड में ये निर्मित है, तो सारी तरह की सुविधाएं और बहुत सुरक्षित ये है, तो यात्री काफ़ी पसंद कर रहे हैं इसको। जयंत हैं, जयंत भी व्यवस्था को देखते हैं, बड़ी क्रूज को देखते हैं, लेकिन चूंकि ये नया क्रूज शुरू हुआ है तो इसमें क्या भूमिका आपकी है और इसको युवाओं के लिए आप कैसे देखते हैं इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो को? देखिए, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा से संचालित हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको 23 फरवरी 2024 को ही लोकार्पण इसका किया है और हाल ही में 21 मार्च को हमने इसका संचालन शुभारंभ किया है। इसमें पहला जो हमारा टूर था उसमें नेशनल डिफेंस कॉलेज के 21 लोगों के उच्च स्तरीय दल को हमने होस्ट किया था और काफ़ी अच्छा टूर रहा था। इसके बाद से अगले दिन से पर्यटकों के लिए इसको खोल दिया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं हर वर्ग के लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा है और हम 5-6 साल पहले आए थे, उसके बाद में यहाँ काफ़ी विकास हुआ है और इस तरह के मेट्रो सर्विस और बढ़नी चाहिए और इससे यात्री बहुत खुश हैं। फर्स्ट टाइम है और बहुत अच्छा अनुभव है। पहले तो बोट से सवारी करती थी, अब क्रूज से कर रही हूँ। एक अद्भुत सा एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छी है कि एक मोटर बोट, पहले नाव से ही आते जाते थे, अब मोटर बोट से एक नया मॉडर्न स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हो रही है काशी के साथ। ये हमें बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बोट, मेट्रो बोट चल रही है हमारी क्रूज। The experience is really good, seeing how like the history of Varanasi, how old it is, and like the views are also really good here. चूँकि यह जो नया इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो शुरू हुआ है यह नमो घाट से शुरू होकर 80 घाट तक जा रहा है। प्रत्येक घाट के बारे में बताते हैं कि क्या महत्ता है उस घाट की, काशी की क्या महत्ता है, चाहे वो नमो घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो, मणिकर्णिका घाट हो या केदार घाट हो, हरिश्चंद्र घाट हो या 80 घाट हो। हर घाट के बारे में बताते हैं, इससे लोगों को काशी के घाटों के बारे में इस क्रूज के माध्यम से पता चलता है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया का कहना है कि भारत अगले 5 साल में कुछ और सुधारों को लागू करके वास्तविक तौर पर अपनी आर्थिक वृद्धि को मौजूदा 7% से बढ़ाकर 9% के करीब पहुंचा सकता है। पनगढ़िया ने कहा है कि भारत को कारोबार क्षेत्र के लिए अनुकूल स्थान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में कड़ी मेहनत की है, इसलिए निवेश आ रहा है। एक टीवी चैनल द्वारा आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा, आज अर्थव्यवस्था खुली है, अगले 2-3 दशक में हम बहुत तेजी से वृद्धि कर सकते हैं। चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 की तीसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर 8.4% की दर से बढ़ी, जो पिछले 1.5 साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में जहाज के एक ब्रिज से टकराने की दुर्घटना में 2 लोगों की मृत शरीर को खोज लिया गया है और इस दुर्घटना में 6 लोग लापता थे। ये दुर्घटना मंगलवार को हुई जब जहाज डाली सिंगापुर से श्रीलंका जा रहा था। पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल में राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बसैरो दियोमावे फाये ने 54% से अधिक वोट हासिल किए। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रत्याशी अमादो बा ने 35% वोट हासिल किए। राजधानी डाकार की कोर्ट ऑफ अपील ने जारी किए हुए चुनावों के नतीजे आपको बता दें कि बसैरो दियोमावे फाये राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति होंगे। फाये चुनाव से 10 दिनों पहले ही जेल से रिहा हुए हैं। अभी उनकी जीत पर शीर्ष संवैधानिक निकाय की मोहर लगनी बाकी है।
प्यूर्टो रिको में डेंगू बुखार की बढ़ोतरी होने पर वहां सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। मार्च के दूसरे सप्ताह तक डेंगू बुखार के 549 मामले सामने आए, जिसमें से 62 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डेंगू के बढ़ते हुए मामले और संवेदनशीलता को देखते हुए चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यदि डेंगू की रोकथाम नहीं की गई तो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स आज वार्षिक मॉन्डी थर्सडे यानी ईस्टर से पूर्व वहां की जनता को संबोधित करेंगे। अपने संदेश में वो सार्वजनिक सेवाओं और सौहार्द के संबंध में यीशु का उदाहरण दे सकते हैं। पुण्य गुरुवार ईस्टर से पहले ईसाई पवित्र सप्ताह का हिस्सा है। ये यीशु द्वारा अपने शिष्यों के पैर धोने की याद दिलाता है। पारंपरिक रॉयल माउंडी सेवा इंग्लैंड के चर्च में सबसे प्राचीन समारोह में से एक है और इसमें आमतौर पर राजा धन वितरित करते हैं। इस वर्ष राजा की जगह रानी कैमिला इस समारोह में भाग लेंगी। म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना के प्रमुख जनरल मिन आंग हेलाइंग ने वार्षिक सशस्त्र सेना दिवस परेड को संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जुंटा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अभी अस्थायी रूप से सत्ता को संभाल रहे हैं। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि सेना निष्पक्ष चुनाव कराने की योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि म्यांमार की सेना ने 2021 में तख्ता पलटकर देश में लोकतंत्र के एक दशक को खत्म कर दिया। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। राजस्थान ने इस सीजन में अपना पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला था, जहां टीम ने जीत दर्ज की थी। वहीं दिल्ली की बात करें तो टीम को पंजाब किंग्स के खिलाफ हार मिली थी। राजस्थान रॉयल्स के ज्यादातर बल्लेबाज अच्छी लय में हैं। हालांकि टीम को अपने स्टार खिलाड़ी जोस बटलर के फॉर्म में लौटने का इंतजार है। सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में 31 रनों से हराकर आईपीएल के इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। ऐसे में जहां एक तरफ ये जीत टीम के लिए खास रही, वहीं इस जीत के बीच कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड्स भी सामने आए। तो आइए नजर डालते हैं उन रिकॉर्ड्स पर इस रिपोर्ट के जरिए। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का रोमांच शुरू हो चुका है और रिकॉर्ड्स की बारिश भी जबरदस्त रूप से हो रही है। जैसे जैसे ये सीजन आगे बढ़ेगा, कुछ और रिकॉर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की इस सीजन की टक्कर ने रिकॉर्ड्स का एक अलग ही चेहरा सामने ला दिया। इस मुकाबले में सनराइजर्स ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 277 रन का स्कोर किया। ये आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर रहा। इस मामले में टीम ने 11 साल पुराना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने अपनी पारी में कुल 18 छक्के लगाए, जो कि इस लीग में एक पारी में तीसरे सबसे ज्यादा छक्के हैं। क्लासेन और मार्करम के बीच चौथे विकेट के लिए हुई नाबाद 116 रन की साझेदारी आईपीएल में सनराइजर्स के लिए चौथे विकेट या इससे नीचे के विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। हैदराबाद ने इस मैच में पावर प्ले यानी अपने शुरुआती 6 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 81 रन बनाए। यह एसआरएच का पावर प्ले में सबसे बड़ा स्कोर भी रहा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने जीत के साथ आगाज किया। सिंधु ने पहले दौर के मैच में कनाडा की वेन यू हांग को 21-16, 21-12 के अंतर से हरा दिया। सिंधु आज अंतिम 16 के मुकाबले में चीनी ताइपे की हुआंग यू सुन से भिड़ेंगी। और वहीं अश्मिता चलिहा को हार का मुंह देखना पड़ा। चलिहा को थाईलैंड की रचानोक इंतानोन ने 21-13, 21-11 से हराया। पुरुष एकल वर्ग में भारत के हाथ निराशा लगी। भारत के किदांबी श्रीकांत को अपने पहले ही मैच में जापान के कू ताकाहाशी के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। और वहीं महिला युगल मुकाबले में आज अंतिम 16 के मैच में तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी का सामना ऑस्ट्रेलिया के टिफैनी हो और ग्रोनाया सोमेरवेली
की जोड़ी से होगा। महिलाओं की यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में चेल्सी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में अयाक्स को मात दी। मायामी ओपन के सेमीफाइनल में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका का सामना कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना से होगा। और वहीं अमेरिका की डैनियल कॉलिंस ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की कैरोलाइन गार्सिया को 6-3, 6-2 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता यानिक सिनर ने मायामी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में टॉमस मैचेक को दी मात। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच अपने कोच गोरान से हुए अलग। जोकोविच ने इंस्टाग्राम के माध्यम से जानकारी दी। और स्वास्थ्य की बात करें तो अधिकतर लोग स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहते हैं, लेकिन कौन सी क्रियाओं से अधिक लाभ होगा ये समझ नहीं आता। कुछ लोग टहलने और फोन पर बातें करते हुए घूमने को व्यायाम समझ लेते हैं, तो कुछ घर के काम में व्यस्त रहते हैं और सोचते हैं कि अलग से व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सही मायने में व्यायाम जो आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है, उसमें कौन सी क्रियाएं शामिल हैं, हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज ये बताने के साथ ही बता रही हैं कि कार्डियो वर्कआउट क्या है और कितना लाभदायक है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आजकल कार्डियो वर्कआउट युवाओं में काफी प्रचलित है। कार्डियो वर्कआउट यानी वो व्यायाम या लयबद्ध गतिविधि जो हृदय की गति को बढ़ाती है और बढ़ाकर उसे लक्षित हृदय गति क्षेत्र में ले आती है। इससे शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है, साथ ही हृदय को मजबूत बनाने में भी ये उपयोगी है। कार्डियो व्यायाम हृदय की कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। शरीर की ग्लूकोज को अवशोषित करने की क्षमता को भी ये बेहतर करता है। लगभग 150 मिनट पर वीक का व्यायाम हमारे हृदय के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपको ब्रिस्क वॉक करना है कि चलते समय आपको या तो स्वेटिंग हो या फिर पसीना या फिर सांस फूलने लगे। ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टहलने को हम लोग व्यायाम नहीं कहते हैं। ब्रिस्क वॉक या फिर कार्डियो वर्कआउट या फिर आप घर में योगा भी करके, इंडोर एक्टिविटीज़ करके भी व्यायाम कर सकते हैं। ये वो स्थिति है जिसमें सबसे अधिक वसा और कैलोरीज बर्न होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके फायदे पाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि कुछ ही मिनटों में व्यायाम करके कई लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जब बात हो फैट कम करने की, वजन घटाने की, तो कार्डियो एक्सरसाइज काफी लाभदायक सिद्ध होती है। कार्डियो एक्सरसाइज यानी हृदय का वो व्यायाम जिससे हृदय की गति तेज हो जाती है। कार्डियो वर्कआउट शरीर की चर्बी को कम करने का एक सरल तरीका है, जिससे वजन जल्दी घटाया जा सकता है, साथ ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्डियो वर्कआउट पूरे शरीर के साथ हृदय को भी स्वस्थ रखने का प्रभावशाली तरीका है। हमारे हृदय में सबसे ज्यादा फैट्स, वसा और कैलोरी एकत्रित होते हैं। कार्डियो करने से हृदय रोग को दूर रखा जा सकता है। कार्डियो वर्कआउट करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। इससे हृदय स्वस्थ रहता है। मोटापा और वजन कम करने में उपयोगी है कार्डियो वर्कआउट। नींद अच्छी आती है, मस्तिष्क सक्रिय और चुस्त हो जाता है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, त्वचा स्वस्थ और निखरी होती है। इससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, पाचन बेहतर बनता है, शरीर की चय अपचय प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही रक्त में शर्करा का स्तर भी नियंत्रित रहता है। कार्डियो करते समय सबसे अधिक ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यायाम किया जाए। जो बात कार्डियो को अन्य प्रकार के व्यायाम से अलग करती है वो है शक्ति प्रशिक्षण यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये कसरत सत्र के दौरान आपके शरीर की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है।
व्यायाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह आप जब सोती हुई अवस्था से सडनली एक अलर्ट अवस्था में आते हैं, आपका एड्रेनलिन सर्ज होता है। सुबह जैसे रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो वक्त है उसमें हृदयाघात की संभावना बढ़ जाती है। तो सडनली आप नहीं जाएं उठते ही वॉक के लिए या व्यायाम करने के लिए। थोड़ा सा समय दें, अपने आप को कंफर्टेबल हो जाएं और उसके बाद आप व्यायाम करने के लिए जाएं और ब्रिस्क वॉक करें और रेगुलर रहें अपने व्यायाम में। कार्डियो वर्कआउट करने की क्षमता एक से दूसरे व्यक्ति में अलग हो सकती है। स्वस्थ और एक्टिव रहने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ घंटे कार्डियो वर्कआउट के लिए अवश्य निकालने चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज करना बहुत ही सरल है, इसे आसानी से घर पर भी किया जा सकता है। आप पैदल चलकर या साइकिल चलाकर भी अपना वजन कम कर सकते हैं, साथ ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज का मतलब है एक व्यवस्थित तरीके से शरीर की चर्बी और वजन को कम करना। अपनी रोज की दिनचर्या में कार्डियो वर्कआउट के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार। देश